नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ। भारत का गौरव, भारत का मान और भारत का प्रतिशोध पहलगाम आतंकवादी हमले के विरुद्ध। एक्चुअल में भारत को करना यही चाहिए कि जो भी टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनको पाकिस्तान आर्मी का ही मान लेना चाहिए। और जब भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमला होता है तो सीधे पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कायदे। क्योंकि जो भी विजुअल्स आ रहे हैं वो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादी अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तानी आर्मी छद्म रूप से अपना नाम लिए बिना जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको खुलेआम ट्रेनिंग दे रही है। आज की डेट पे मसूद अजहर की फैमिली के जो लोग मरे हैं उनके साथ पाकिस्तान आर्मी खड़ी है। जितने आतंकवादी मरे हैं उनको देखने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ। इसका मतलब ये है कि वो जो टेरर कैंप है उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान शामिल हैं और आतंकवादियों के भेष में वो घुसते हैं, पॉइंट ब्लैक में शूट करते हैं। जिस तरीके से आर्मी को ट्रेनिंग मिलती है उस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है और वो भारत में आके ऐसे टेररिस्ट या हीनियस क्राइम को अंजाम देते हैं, टेरर फैलाने का काम करते हैं। तो ये कोई और नहीं है, पाकिस्तान आर्मी ही है। और भारत जिस दिन ये कर देगा कि जो भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान से होगा उसे पाकिस्तान की आर्मी का माना जाएगा, आप देखेंगे टोटली बंद हो जाएगा ये आतंकवादी हमला। क्योंकि पाकिस्तान जान जाएगा ऐसे किसी भी सूरत में भारत सीधा पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करेगा, पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और बिल्कुल उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। अभी तो हम लोग टेरर कैंप पे मार रहे हैं, है ना, डायरेक्ट वो कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। कल को जब पाकिस्तानी मिलिट्री बेस में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि मिलती है, और बाद में उनको टेरर कैंप में डाला जाता है, ठीक है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट ना दिखे, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा कि जब ये डायरेक्ट यानी मिलिट्री कैंप में भी दिखेंगे, इसके सबूत साफ साफ मिलने लगेंगे, उस दिन भारत जरूर ये करेगा। लेकिन इसको कर देना चाहिए क्योंकि ये एकदम से स्पष्ट वाली बात है और हमें गर्व है ऑपरेशन सिंदूर पे। और जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल ये हमारा है, ठीक है, इनको आप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो के पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, अभी लगातार डाले गए हैं। 30 अप्रैल तक के सारे जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। 1 मई के जितने भी पीडीएफ है 1 मई से इधर वाले, उसको भी अब धीरे धीरे डाल दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सुशासन तिहार का ये कौन सा चरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा चरण है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, तीसरा चरण है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा चरण है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया है इसलिए नीचे आ गया है। मुख्यमंत्री ने जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया। और इस अनुक्रम में सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के समस्त जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों से समाधान पेटी में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर योजनाओं का लाभ, शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण का पहला समाधान शिविर सोमवार को सारंगढ़ ब्लॉक के गुड़ेली में आयोजित किया गया। समाधान शिविर में सभी विभागों के जिला अनुविभाग खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। तो इस तरीके से योजनाओं की जानकारी किसके द्वारा दी जा रही है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा दी जा रही है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना। तो यहाँ आप ये इमेज देख सकते हैं, सुशासन तिहार की ही इमेज है ये, और यहाँ मंत्रीगण जो है आम जनता से मिल रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किन जिलों का आकस्मिक दौरा किया, तो बेमेतरा जिले का आकस्मिक दौरा किया। इसके अलावा हम लोगों ने पीछे 2 जिलों के नाम देखे, वहां पे भी आकस्मिक दौरा किया है, तो बेमेतरा जिले का दौरा किया है, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सीजी करंट अफेयर्स ये हमारा चैनल है जहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो डल चुका है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 को मुख्यमंत्री ने किस जिले में नए तहसील भवन का लोकार्पण किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी या ग, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा को याद रखना है।
जांजगीर चांपा 142 साल बाद जांजगीर को मिला है नया तहसील भवन। सीएम ने नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। और सुशासन तिहार संवाद में समाधान के तहत औचक दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर वासियों को नवीन तहसील कार्यालय भवन के रूप में एक बड़ी सौगात दी है। तो औचक निरीक्षण जांजगीर में भी किया गया है, तो इन जिलों को नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है मई 2025 से रायपुर में शुरू हुई नगर स्वराज संगम कार्यशाला में किसने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकास का रोड मैप साझा किया है? तो इसका सही जवाब है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मई 2025 में रायपुर में शुरू हुई नगर स्वराज संगम कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास का रोड मैप साझा किया। उन्होंने इंदौर के विकास मॉडल का उदाहरण देते हुए शहरी स्वराज और सतत विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल जिसमें आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया है। जो भी पॉजिटिव लोग हैं ना, उन लोग बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर जो कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं, ये नकारात्मक लोग वो हैं जो मुसीबत की घड़ी में आपको सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। आप ही देखिए, अभी लगातार कुछ दिनों से डिस्टर्बेंस चल रहा था, मौसम हर जगह खराब था, तो हमारे यहाँ का भी खराब था, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाया। बहुत कोशिशों से पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि लाइट कटती है और बीच में ही लाइट कट गई थी। बाई चांस जो पूरा सिस्टम था वो क्रैश नहीं हुआ, इसलिए वो वीडियो बन गया, नहीं तो वो वीडियो फिर से शुरू से मेरे को पूरी मेहनत करनी पड़ती, एडिट करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वर्क रहता है। और जो हमारे पास समय रहता है वो लिमिटेड रहता है। हर काम के लिए एक निर्धारित समय मैंने बांध के रखा है, अगर उस समय पे वो काम नहीं हो पाता है तो फिर पेंडिंग चले जाता है। ठीक है, तो मौसम के कारण ये लगातार जो आपको गैप मिल रहा है अभी मई के महीने में, वो मौसम के कारण ऐसा हुआ है। अब लगातार वीडियो आएगा, लेकिन जैसे ही कठिन समय आया और जैसे कि ज़्यादातर नकारात्मक कमेंट वालों की मंशा होती है कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, उनको ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, मेरी बातें ना सुननी पड़े। ठीक है, तो ऐसे लोग जब छोटा वीडियो बनाए, एकदम शार्प, है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बना, जिसपे कि किसी भी तरीके की इधर उधर की बातें करने से मैं बचा, तो आप देखिए उस वीडियो के व्यू जो हैं वो लगातार कम आए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दोहरा चरित्र बोलूंगा मैं, है ना, कि जब उनको आलोचना करनी होती है तो वेल विशर बन जाते हैं, आलोचना करेंगे फिर बोलेंगे नहीं ऐसा हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। जब रियल में अच्छाई दिखाने की बात आती है तो क्या बोलना चाहिए, औकात दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब बुरी लगेगी ऐसी बात कुछ लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। आप अपने आप से ही ये सवाल पूछ के देखिएगा। जो निगेटिव लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर सब्सक्राइबर जो हैं और ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और लगातार हमको हेल्प करते हैं, तो वो बिल्कुल भी मेरी इस तरीके की बातों का बुरा नहीं मानेंगे। जो सच्चाई है, आईना तो दिखाना बनता है ना, टीचर का काम होता है कि वो एकदम आईने की तरह साफ रहे जिसमें सामने वाले को अपनी तस्वीर नजर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने किस जिले में आईईडी के साथ 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। ठीक है, तो 5 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने नारायणपुर जिले में आईईडी से 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, आईईडी के साथ गिरफ्तार किया है। वो रायनार और इंडिया गेट के बीच आईईडी लगाने की फिराक में थे और पहले ही ओछा नक्सली वारदात में शामिल रहे थे। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। ये आप एक खबर मान के चलिए, इसको क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स में मत जोड़िएगा, लेकिन हाँ आपको ये याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ के मात्र अभी 4 जिले ऐसे हैं जिनको माना गया है कि वो नक्सल प्रभावित हैं। लेकिन आपको एक न्यूज़पेपर के हवाले में बताना चाहता हूं कि बलरामपुर में भी अभी हालिया नक्सली गतिविधियों को एक्टिव होते देखा गया है। बहुत समय बाद जो झारखंड के नक्सली हैं वो यहाँ पे एक्टिविटी करते नजर आए हैं। हालांकि झारखंड भी अपने आप को नक्सल मुक्त कर चुका है और अभी फिलहाल जो है केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, नहीं तो ज्यादातर क्षेत्र नक्सली मुक्त हैं। झारखंड में फिर एक्टिव होते हुए नक्सलवादी दिख रहे हैं और उसी का प्रभाव बलरामपुर में भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? अभी जो हालिया बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हमको देखने को मिला, रायपुर में तो बताते हैं एक टोल प्लाजा उड़ गया, बहुत सारे बोर्ड वगैरह उड़ उड़ के लोगों को लग रहे थे, ऐसा भी सुनने में आया, बहुत लोग घायल हुए। ठीक है, बिलासपुर की भी यही स्थिति थी, हमारे कोरिया जिले की भी यही स्थिति थी। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों की भी यही स्थिति थी कि बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा इस दौरान, है ना। जान की तो हानि नहीं हुई, लेकिन माल की बहुत हानि हुई। माल यानी रुपया, है ना। किसी भी तरीके से अगर आर्थिक हानि होती है तो इसी को माल की हानि बोलते हैं। ठीक है, और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, है ना, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसका सही जवाब है, इसको याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ। हम लोगों की लाइफ में भी तो डिस्टरबेंस आते रहता है ना, वो वेस्टर्न भी हो सकता है, ईस्टर्न भी हो सकता है ना, मॉडर्न भी हो सकता है ना, मॉडर्न डिस्टरबेंस। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस को याद रखना है, ये क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है हिंदी में इसे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम में बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जिसके साथ साथ चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका जैसे अन्य कारक भी शामिल हैं। इन मौसम प्रणालियों की परस्पर क्रिया का कारण जो तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। आप देखते हैं मई का जो ये महीना है, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पिछले वर्ष और उसके पहले वर्ष ये इतना तपता हुआ महीना और इतनी तपती हुई ये समय होता था, इतना तपता हुआ कि यहाँ पे वीडियो बनाना भी काफी कठिन हो जाता है। यानी अगर बंद है, एसी चालू नहीं है तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। लेकिन अभी बिना एसी के, बिना कूलर के आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पंखे की हवा में, है ना। तो इसका कारण यही है पश्चिमी विक्षोभ। इसने ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया है कि अभी तक बहुत ज्यादा गर्मी हमारे क्षेत्र में तो कम से कम नहीं पड़ी। 2-4 दिन अप्रैल के पड़े थे, गर्म थे वो दिन, लेकिन उसके बाद से टेम्परेचर लगातार नीचे ही बना रहा और अभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस हटा है तो धीरे धीरे अब टेम्परेचर आपको हाई होते दिखेगा, क्योंकि सूर्य का असर तुरंत बढ़ता है और लगातार गर्म होना मौसम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ राजनयिक तनाव के बीच भारत ने बगलिहार बांध के गेटों से चिनाब नदी का पानी रोका है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि इसका एक ही जवाब है और एक ही हमारा पड़ोसी लाइक डॉग, है ना, है जो कि पाकिस्तान है। राजनयिक तनाव के कारण पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने पर बगलिहार बांध के गेटों को से जो चिनाब नदी का पानी है उसको रोका है। चिनाब नदी में ही है बगलिहार डैम। बगलिहार के अलावा और कौन कौन से डैम है? सलाल है, सलाल और उसके अलावा दुलहस्ती। ठीक है, ये डैम किस में है ना, ये है आपका चिनाब नदी में, है ना। चिनाब यानी अस्किनी इसका प्राचीन नाम है ना। चिनाब नदी को जानते ही होंगे ना, चंद्र और भागा के रूप में निकलती है रोहतांग पास से, इसको याद रखना है। और चिनाब के अलावा झेलम है और सिंधु है। ये तीनों जो हैं इनका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता था? पाकिस्तान को मिलता था। भारत को इन सारी नदियों को जम के बंद कर देना चाहिए, इतना बंद कर देना चाहिए कि इनका एक भी बूंद पानी पाकिस्तान को ना मिले। अलग ये कहने के लिए अच्छा है, क्रांतिकारी लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हिमालय में, है ना। बहुत कठिन है, बहुत, क्योंकि अगर आप पानी रोक भी देंगे तो कहीं तो जाएगा, कहाँ भेजेंगे आप? पहाड़ियों को काट के नहर नहीं बना सकते आप, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो एकदम यानी इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन इसका उपयोग रणनीतिक रूप से हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमेशा कर सकते हैं। एक बार भारत को ना बहा देना चाहिए, 1-2 लाख लोग बह जाए बिना सूचना के, बहा देना चाहिए एक बार बहा देगा भारत ना। क्या मिलिट्री कैंप, क्या जनता भी बहुत रेडिकल है पाकिस्तान की। आप देखिए, न्यूज देखिए, वहां के बयान सुनिए, वो लोग मौलाना मसूद अजहर साहब जैसे वर्ड का प्रयोग करते हैं। आतंकवादी जो हमारे देश में जिसको छुड़ाने के लिए लोग प्लेन हाईजैक किए थे, उसको साहब करके बोलते हैं। अरे उस साहब को तो मैं क्या बताऊं, क्या करे, है ना। तो भारत सरकार लगातार उन पे हमला कर रही है ना। और देखते हैं कि जो भी जैश हो गए और जितने भी लश्कर हो गए और जितने भी अन्य आतंकवादी संगठन हैं, उनके ऊपर लगातार स्ट्राइक की गई। इस पे भारत का सभी पक्ष, हर नागरिक, चाहे
सरकार किसी की भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, इवन हमारे देश के मुस्लिम भाई भी एकजुट हैं और पाकिस्तान को तो बोलते हैं कि हम ही सबक सिखा दें, है ना। मुस्लिम भाई भी ये बोलते हैं कि ये जो है कायराना हरकत है, इस्लाम का नाम खराब करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के द्वारा। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि किसी के धर्म पूछकर उसको गोली मारो, है ना, कभी भी नहीं कहता, है ना। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे कही हैं और हम लोगों को भी आपस में सौहार्द की स्थिति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता ही है कि हमारे बीच का जो बैर है वो बढ़े, है ना। धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाना चाहता है। पाकिस्तान ने अपने देश में तो सब कर लिया, हिंदुओं को खत्म कर दिया, जितने भी अन्य धर्म के लोग थे उनको खत्म कर दिया, और स्थिति में ये है कि आप खुद खत्म होने की स्थिति में। आप जैसा दूसरों के साथ करोगे, किस्मत आपके साथ वैसा ही करेगी। ये कर्म का सिद्धांत है, जो कि कर्म का सिद्धांत जो है भगवत गीता में दिया गया है। हर जगह हिंदू जो रिचुअल्स किताबें हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उसमें बताया गया है कि आप जैसा यूनिवर्स को दोगे, जैसी चीजें बोलोगे, जैसा कृत्य करोगे, वही रिवर्स में आपको मिलेगा, वो घूम के आपके पास आएगा। तो वही हो रहा है। आपने पहले सबको काटा, अब आप कटोगे, ठीक है, वो होगा। आप आपस में एक दूसरे को काटोगे। बलूचिस्तान काटने के लिए तैयार है, पाकिस्तान तालिबान है, एक तहरीके तालिबान नाम का संगठन जो पाकिस्तान में ही है ना। इन लोगों ने दुनिया भर के लिए सांप पाला, उनके ही बच्चे अब इनको काटने के लिए बैठे हुए, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में अटैक करता है ना। तो ऐसे बहुत से संगठन है, अफगानिस्तान बैठा हुआ है इनको मारने के लिए, आपस में ही लड़ेंगे। अब भविष्य यही दिखता है। तो 500 लाइक का आपको टारगेट दिया गया है, 500 लाइक पूरा करना है ना। कोशिश कीजिए, पिछले वीडियो में तो 100 लाइक ही आए दिन भर में, है ना। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो लगातार वीडियो हमारा देखते हैं, पसंद करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट का सुझाव भी देते हैं, है ना। उसको मैं फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ। आपने इंग्लिश मीडियम के कई छात्रों ने बोला कि ट्रांसलेशन प्रोवाइड कीजिए, तो जैसे तैसे मैं कोशिश करके समय को थोड़ा और मैनेज करके उसमें ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रांसलेट करवा रहा हूँ गूगल ट्रांसलेटर से। हालांकि मैं खुद ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। काफी कठिन हो जाता है पूरा वर्क करने में, एक पीपीटी को तैयार करने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए ठीक है। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आप बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश शामिल हुआ है? केन्या, नाइजीरिया, अंगोला या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है अंगोला। अंगोला को याद रखना है, ये किस में शामिल हो गया है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है, ठीक है। अंगोला अफ्रीका का देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे इसकी सदस्यता 104 हो गई, ठीक है। इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देना है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। यह गठबंधन 2015 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 7 मई 2025 को आयोजित होने वाली देशव्यापी सिविल डिफेंस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आपदा प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखना और सुदृढ़ करना। इसमें आपदा प्रक्रिया के साथ युद्ध की प्रक्रिया भी जोड़ सकते हैं और एक तरीके से पूरे देश में अभी ड्रिल चल रहा है। आप अगर न्यूज लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कल बहुत ज्यादा ड्रिल, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तब ये 8 मई को आपको दिखेगा, तब तक ये ड्रिल समाप्त हो चुका होगा, है ना। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 7 मई है, मैंने ड्रिल्स को देखा। बहुत जरूरी है ये ड्रिल्स, क्योंकि पाकिस्तान के साथ यानी वॉर बस खड़ी हुई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देखिएगा उस वीडियो को। मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्दी कुछ होने वाला है, भारत जल्दी अटैक करने वाला है, ठीक है। और वैसा ही हुआ, भारत ने अटैक कर दिया है। अब पाकिस्तान का रिटेलिएशन जैसे ही आएगा, आप ये समझ लीजिए कि युद्ध की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। अगर युद्ध हुआ तो भारत तो छोड़ने वाला है, इतना तय है कि भारत इस बार जम के इनको पीटेगा और पिछले सरकारों की तरह कोई राजनयिक भूल किए बिना इस बार पीओके को भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लैंड तो उसका कैप्चर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास रहे कि जब भी वो आतंकी हमला करेगा तो पीओके का कुछ क्षेत्र उसके हाथ से चले जाएगा, जैसा कि गाजा पट्टी में होता है।
जब जब गाजा पट्टी में वो नागरिकों की हत्या करता है, कह सकते हैं हमास, तब तक उसका बहुत बड़ा एरिया इजराइल कब्जा कर लेता है। और इजराइल जब कब्जा कर लेता है तो उसको वापस नहीं करता है। ठीक है, फिलिस्तीनी और गाजा पट्टी आप जानते हैं ना, तो वही वाली बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। हमने उदारता दिखा के हमेशा भूल की है। पाकिस्तान जैसे देश के साथ कोई उदारता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा उदंड बच्चे की तरह बिहेव करता है पाकिस्तान। बच्चे की तरह भी नहीं, उदंड शैतान की तरह बिहेव करता है बोलना चाहिए। और शैतान के साथ रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रहम करोगे आप तो शैतान अपनी शैतानी फिर से दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप देख सकते हैं, मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, देश भर के बहुत से स्थानों में आयोजित किया गया, 250 से ज्यादा स्थानों में। और इस मॉक ड्रिल के को नाम भी दिया गया है, देखिए, ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, आयोजित किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं तैयारी है। ब्लैकआउट प्रक्रिया भी की जाएगी, रात को यानी शहर की लाइट काट दी जाएगी, ताकि जो भी विमान आ रहे हैं उनको देखने में और टारगेट करने में दिक्कत हो। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता कब मिली? 1978 में मिली। बस्तर में मेंढक की कुल कितनी नई प्रजातियां मिल चुकी हैं? 21 मिल चुकी हैं। देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा। नया रायपुर अटल नगर में आयोजित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहां स्थापित की जा रही है? तो नया रायपुर अटल नगर में ही की जा रही है। नवा रायपुर इसको होना चाहिए था, उसको करेक्ट कर लेंगे। भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? ये भी नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने रजिस्ट्री और राजस्व सेवाओं में कितनी क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की है? तो 10 क्रांतिकारी सुधार हैं। इनको यहाँ पे आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। बहुत अधिकार जो हैं पटवारी और तहसीलदारों से छीने गए हैं ये, क्योंकि धन कुबेर बनते आ रहे हैं, है ना। अगर एक एक पटवारी और एक एक तहसीलदार के घर छापा मार दिया जाए तो अरबों खरबों की संपत्ति इन्हीं के पास निकल जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में 33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। ठीक है, इसके बाद है भिलाई स्टील प्लांट किस जिले में एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये दुर्ग में बना रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के लॉन्च के बाद 6 महीनों में राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं? तो इसका सही जवाब है 4.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।